नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, बारिश का मौसम आ चुका है और हम सभी को बारिश का लुत्फ उठाना बहुत पसंद होता है, लेकिन बारिश अपने साथ सिर्फ खुशनुमा माहौल नहीं लेकर के आती है, बल्कि बारिश के साथ साथ तमाम परेशानियां भी स्वास्थ्य से संबंधित देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा असर अगर पड़ता है बारिश का तो वो होती है हमारी त्वचा, हमारे बाल, यानी कि हमारे चेहरे पर, हमारे लुक पर, हमारी पर्सनालिटी पर, यह कह सकते हैं कि हमारी खूबसूरती पर बड़ा ही बुरा प्रभाव बारिश का पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने विषय जो है उससे अवगत करा दिया हमारे दर्शकों को, तो आज हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जानकारियां दें कि आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से समाधान हैं जिनका उपयोग करके हम बारिश के मौसम में खूबसूरत दिखते हुए मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। तो सर, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि सबसे ज्यादा अगर बारिश के मौसम में परेशानी होती है, मानसून का अगर प्रभाव पड़ता है तो हमारी त्वचा पर होता है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत आता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या लगता है, क्या नुस्खा आप घरेलू बता सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर के? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही करने पर त्वचा पर फंगस अपना अटैक कर देती है और ये फंगल इन्फेक्शन बरसात की नमी में और तेजी से बढ़ता चला जाता है। साथ ही बरसात में जो लोग तले मसालेदार भोजन करते हैं, पराठे खाते हैं, इस स्थिति में यह फंगल इन्फेक्शन और एग्रीवेट होता है और तेज बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन जो बरसात के मौसम में सामान्यतः सामान्य लोगों को हो जाता है, उससे बचाव के लिए एक बहुत प्रभावशाली घरेलू नुस्खा नंदिनी जी बताना चाहता हूँ कि बाजार से नीम का तेल 100 ग्राम खरीद लें। 100 ग्राम नीम का तेल, 10 ग्राम पिपरमिंट, 10 ग्राम कपूर और 5 ग्राम सत अजवाइन, ये कुल हुआ 25 ग्राम जी। और 100 ग्राम नारियल के तेल में अच्छी तरह इनको पीस के मिला दीजिए और धूप में रख दीजिए, ये घुल जाएगा। अब इस 10 ml नीम के तेल में औषधि युक्त जो तेल है, इसमें नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिला लें तो ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। जी जी। अब इसको स्किन के इन्फेक्शन पर, खाज, खुजली, चकत्ते, अर्टिकेरिया जैसी दिक्कतें बरसात में बहुत होती हैं, एक बार लगा के तो देखिए, जादू जैसा असर होगा। जो पित्ती निकलती है ये तो चंद मिनटों में ठीक हो जाएगी और खाज, खुजली, दाने, ये सब भी कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे जी। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस तेल का प्रयोग, इस औषधि का प्रयोग आप स्वस्थ रहते भी कर सकते हैं। नहाने के बाद अगर पूरे शरीर में हल्का हल्का लगा लेंगे तो किसी भी प्रकार का त्वचा को नुकसान होने की संभावना नहीं होती। जननांगों के आसपास होने वाली खुजली बहुत बढ़ती है बरसात में, ये उसके लिए भी रामबाण दवा है। बिल्कुल, देखिए, नुस्खा तो बहुत बेहतरीन है ही, और इसके साथ भी अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने ही नहीं पाएंगी। अगर बात की जाए सर्दियों के मौसम, माफ कीजिएगा, मॉनसून की बात की, क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ, गर्मी से थोड़ी ठंडक महसूस हुई तो मैंने भी सर्दियों का प्रयोग कर दिया, लेकिन बात हम मॉनसून की कर रहे हैं। मॉनसून में सीधा सीधा अटैक जो चेहरे पर होता है, चेहरे पर दाने देखने को मिलते हैं, हल्के हल्की सी घमौरियों जैसे नजर आते हैं, और ये बताया जाता है कि मॉइस्चर की वजह से होता है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर के संपर्क में हम लगातार रहते हैं तो सीधा सीधा असर चेहरे पर देखने को मिलता है। तो चेहरे के लिए ऐसा क्या नुस्खा आप बताएंगे कि ये कंट्रोल रहे, बैलेंस्ड रहे, क्या कुछ कहेंगे? नंदिनी जी, चेहरे की त्वचा, विशेषकर गालों की त्वचा शरीर की सबसे मुलायम
और सेंसिटिव त्वचा होती है। जी। इस त्वचा से केवल हमारे व्यक्तित्व या हमारे आकर्षण का ही कारण नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वस्थता के लिए भी अच्छा होता है, बेहतर होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर बरसात के मौसम में गालों पर छोटे छोटे, चेहरे पर, गर्दन पर, गले पर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, और ये दिन में खुजली नहीं करते हैं सामान्यतः, ये रात में खुजली करते हैं, खाना खाने बैठेंगे तो खुजलाएंगे। इस खुजली से बचने के लिए आप नीम की पत्तियों को बारीक पीस लीजिए और उसमें थोड़ी सी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को लगभग 2 mm मोटा चेहरे पर, गालों पर, गर्दन पर लगा लीजिए। 15-20 मिनट के बाद इसको धो के सामान्य पानी से साफ कर लीजिए। इसके बाद अगर आप नीम का तेल कपूर मिला हुआ बना के रख लीजिए, या जो अभी हमने पहले नुस्खा बताया था वो तो बहुत ही कारगर है जी। वो बना लें, उसको हल्के से लगा लें। आप देखिए आपके त्वचा का आकर्षण बढ़ेगा, ग्लो बढ़ेगा, और जो ये छोटे छोटे दाने वगैरह हैं ये पूरी तरह साफ हो जाएंगे। एक बात नंदिनी जी और कहना चाहता हूँ, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण चेहरे पर बाल उग आते हैं जी, और बहुत बार ये बाल इतने कड़े हो जाते हैं कि एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, उसके सौंदर्य में बड़ी बाधक हो जाते हैं। ये जो हमने ये उपाय बताया है ये केवल दानों से ही मुक्ति नहीं दिलाता, चेहरे पर होने वाले जो रोए हैं उनको साफ कर देता है, वो कड़े बाल में बदल ही नहीं पाते, और अगर गलती से, भूल से ये कड़े कड़े बाल हो गए हैं तो उन बालों को मुलायम कर देता है, और कुछ महीने इस प्रयोग को करने से ये बाल झड़ जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते। जी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गंभीर समस्या ये महिलाओं के लिए, उनकी सुंदरता के लिए, और ना सिर्फ यहाँ पर एक बार समाधान मिलेगा बल्कि दोबारा ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी, ये आश्वासन आपकी ओर से दिया गया है। और मुझे लगता है कि इसका जो नुस्खा आपने बताया है इसे जरूर अपनाया जाएगा और उसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। अगर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो सर्दियों के, बारिश के मौसम में अक्सर होता है कि हम बारिश में कहीं निकले और बारिश के पानी के संपर्क में आ गए, पैरों में पैर हमारे भीग गए और हम बिजी रहे, और उसका नतीजा ये होता है कि एक इन्फेक्शन देखने को मिलता है उंगलियों के बीच में। तो ये किस तरीके का इन्फेक्शन है? क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से उंगलियों के बीच में जो त्वचा होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है, कट जाती है, संक्रमण हो जाता है, और इसका क्या घरेलू नुस्खा बताएंगे आप? नंदिनी जी, पैर की उंगलियों के बीच में अंतर कम होता है, वहाँ धूप के पहुंचने की संभावना कम होती है जी, हवा भी बहुत कम लगती है, हवा भी कम लगती है, और महिलाएं मोजे पहन के रखती हैं, बंद जूते या सैंडल पहन के रखती हैं, जिससे हवा और धूप के संपर्क में पैर की उंगलियां नहीं आ पाती। दूसरा, अगर हम बरसात में कहीं निकले, घर के बाहर ही निकले, तो बरसाती पानी में विभिन्न प्रकार की फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है जी। और जब ये सुरक्षित स्थान माने उंगलियों के बीच में जो त्वचा है वहां पर पहुंच जाते हैं तो घर बना लेते हैं, और घर बना के खुजली, फिर घाव पैदा कर देते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों मिल जाते हैं, और जब फंगस बढ़ती है तो ये बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, वायरस है तो वायरस पनपने लगता है, ये दुख देने लगते हैं। इनमें क्या होता है नंदिनी जी, जब एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन वहाँ तो बैक्टीरिया बैठा है। अगर एंटी बैक्टीरियल क्रीम लगाते हैं तो वहाँ फंगस बैठी है।
बड़ा कठिन हो जाता है इस स्थिति से पूरी तरह छुटकारा पाना। और जबकि घर का काम करते रहें, खूब पैर गीले रहें, तब ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, हल्दी और 2 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर डाल दें। नीम की सूखी हुई पत्तियां नीम के पेड़ के नीचे बहुतायत से मिल जाती हैं। ध्यान रखिए, हरी पत्तियां कम प्रभावशाली हैं, सूखी पत्तियां इस बीमारी के निदान में बहुत हितकारी हैं। सूखी पत्तियों को मिक्सी में डाल के पीस के पाउडर बना लें। 2 बड़े चम्मच उसको डाल के इसमें पैर को आधा घंटे डालें। जब ये पानी ठंडा होने लगे, 5-10 मिनट बाद ठंडा होने लगता है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्म पानी को बढ़ाते जाएं। और ये गर्म पानी जब बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा 1-2 लीटर पानी बढ़ जाएगा, लेकिन पैर को पड़े रहने दीजिए। फिर आधा घंटे बाद निकाल के साफ सूती कपड़े से पोंछिए और इसमें देसी घी, नारियल का तेल या कड़वा तेल लगा लें। मैं अपने दर्शकों को एक ये सलाह दूंगा कि बाजार में मिलने वाले कथित स्किन की रक्षा करने वाले ये जो तेल आते हैं विटामिन्स के, और इनको इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर कड़वा तेल ज़्यादा पौष्टिक है, ज़्यादा हितकारी है, ज़्यादा लाभकारी है, और उसमें विटामिन्स की मात्रा जो ये विटामिन के नाम पर तेल बेच रहे हैं और आपको इमोशनली धोखा दे रहे हैं, उससे ये तेल अच्छा है। बिल्कुल। और आपने जैसे कि नुस्खा बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सूखी पत्तियां ज्यादा फायदेमंद है बजाय हरी पत्तियों के। और अमूमन होता है कि जब भी हम पत्तियों को छांटते हैं तो ये सोचते हैं कि हरी पत्ती ज्यादा अच्छी होगी, ताजी पत्ती ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूखी पत्तियां ज्यादा लाभप्रद है और इससे निश्चित तौर पर प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इससे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगर बात की जाए, देखिए त्वचा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून में यानी कि बारिश के मौसम में सिर्फ त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि हमारे बालों पर भी प्रभाव पड़ता है, सिर की त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सिर की त्वचा पर जो इन्फेक्शन होता है, क्या इसके लिए कुछ खास अलग नुस्खा? नंदिनी जी, बालों में जब पानी चला जाता है और कोई महिला या पुरुष बाजार में है तो वो बालों को कोई पहुंच नहीं पाते हैं और वो पानी घंटों बालों के बीच में रहता है और वैसे ही सूख भी जाता है, वैसे ही सूखता है। घंटे 2 घंटे के बाद ये सूखते 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 बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन दे देता है जी। इससे बचाव के लिए हम शैम्पू को कम से कम बरसात के और सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना जरूर बंद कर दें। ये सिंथेटिक शैम्पू बालों की सेहत के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। इसका इस्तेमाल करने से हमारी सर की जो त्वचा है ये बहुत सेंसिटिव हो जाती है और किसी भी प्रकार का जब फंगस या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो हमारे सिर की जो त्वचा है उसकी जो सेल्स हैं वो उस आक्रमण से जीत नहीं पाती और ये फंगस अपना प्रभाव दिखा के फंगल इन्फेक्शन पैदा कर देती है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत सरल और सहज उपाय है कि आप जब भी बालों को धोएं तो सामान्य पानी से धोएं। बालों में घर में जो तेल उपलब्ध है, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो या देसी घी हो, कुछ लोग बादाम का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है जी। इस तेल को अच्छी तरह बालों में की जड़ों में मालिश करें। नहाते समय शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और रात्रि में सोने से पहले दोनों हाथों में थोड़ा सा कपूर और पिपरमिंट का टुकड़ा रख के उसको अच्छी तरह रगड़िए।
अगर 2 बूंद देसी घी डाल के रगड़ लें और तो बहुत अच्छा है। और इसको बालों में कंघी करिए, अच्छी तरह हाथों से कोमलता के साथ मालिश कर लीजिए। आपके बालों की सेहत पूरे बरसात अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। जी देखिए, आपने जिक्र किया कि शैम्पू का, हालांकि अक्सर आप कहते हैं इस्तेमाल नहीं ही करने की सलाह देते हैं, लेकिन खास तौर पर बारिश के मौसम में आपने कहा कि इस दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बरसात में हमारे जो शरीर में ऐसे क्या बदलाव होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां ज्यादा सामने आती हैं? बरसात के मौसम में जब हम केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं जी, तो हमारी जो सिर की त्वचा है, ये त्वचा बहुत सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में वातावरण में नमी बहुत रहती है और इस नमी का फ़ायदा उठा के इस सेंसिटिव त्वचा पर सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं उन पर फंगस आसानी से आक्रमण करके उन्हें अपना शिकार बना लेती है। इसलिए बरसात के मौसम में केवल बालों की सेहत के लिए ही नहीं, अपने संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर की आरोग्यता के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। जी, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल कॉज सर, लेकिन अगर बात की जाए कि हमारे शरीर में आंतरिक रूप में आयुर्वेद की दृष्टि से क्या ऐसे परिवर्तन होते हैं जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है मानसून के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और इस तरीके के इन्फेक्शंस भी हमें फेस करने पड़ते हैं? नंदिनी जी, बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा, चूंकि हम लोग अपने दर्शकों को उस भाषा में बताते हैं कि वो समझ सकें। आयुर्वेद की दृष्टि से बारिश के मौसम में वातज बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर के अंदर वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप पेट में गैस बनना, पेट फूलना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मस्तिष्क का भारीपन होना और एसिडिटी का ज़्यादा बनना बात के कारण। जी जी। दूसरा, बात हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। वातज लक्षणों में हम जब अपनी रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर लेते हैं तो ये एक एक सेल पर, एक एक कोशिका पर, एक एक टिश्यू पर बुरा असर डालती है। सर के बालों की जो त्वचा है वो वातज रोग के कारण प्रभावित तो होती ही है आंतरिक दृष्टि से। जी। बाहरी दृष्टि से जब हम बहुत विभिन्न प्रकार के केमिकल्स वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो इस त्वचा की सेल्स की सेल वाल और कमज़ोर होती है और अशक्त हो जाती है। फलस्वरूप फंगस बहुत आसानी से इसे अपना शिकार बना लेती है और हम खाज खुजली का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जरूर समझेंगे, बड़ी समझदार ऑडियंस है हमारी, और वो निश्चित तौर पर समझेंगे। और बहुत जरूरी हो जाता है कि बारिश के मौसम में अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें। लेकिन होता ये है कि बारिश ज्यों ही हम देखते हैं तो त्यों ही मन कर जाता है कि क्यों ना कुछ पकोड़े खा लिए जाएं, क्यों ना चाय पी ली जाए। और ऐसे में चाय पकौड़ों का जो सिलसिला है वो सामान्य से ज्यादा हो जाता है। तो इसका क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और इस सिचुएशन को समझते हुए क्या सलाह देंगे? नंदिनी जी, अगर बारिश के मौसम में हम तला मसालेदार भोजन ज़्यादा करते हैं तो ये वायु को प्रकुपित कर देता है, विकृत कर देता है। और जब विकृत वायु हो जाती है जी। तो विभिन्न प्रकार की वातज समस्याएं सामने आती हैं। जैसे बहुत से लोगों को डकार आने लगती, जी। न खट्टी है न कड़वी है, न हवा निकल रही, कुछ नहीं, बस ढों ढों डकार आ रही। जी। कुछ लोगों का पेट फूलने लगता है, खाना खाने से बचते हैं। दोपहर में खाना खा लिया,
रात को सोचते हैं कि केवल दूध पी के सो जाएं, खाना ना खाना पड़े, पेट फूलता है। वातज प्रकोप के कारण पेट मुश्किल से साफ होता है और कब्जियत की शिकायत हो जाती है। जब आंतों में मल संचित होता है, इकट्ठा होता है, तो यह सड़के गैस बनाता है, तो पेट में भारीपन की दिक्कत भी बरसात के मौसम में अक्सर हो जाती है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़े तक को ये शिकायत देखने में मिलती है जी। इसलिए मेरा सुझाव है कि बारिश के मौसम में अगर पकौड़े चाय खूब खा रहे हैं तो अपने आहार में हरा सलाद से तात्पर्य है हरे रंग के खाद्य पदार्थ, जैसे हरी शिमला मिर्ची, हरा वाला प्याज, हरी जो सब्जियां होती हैं उनको सलाद के रूप में कच्चा खूब खाएं। ये हरी सब्जियां, हरा सलाद वात को नियंत्रण में रखने में शरीर की मदद करता है और शरीर के अंदर जो विकृत वायु होती है उसे बलपूर्वक शरीर से बाहर निकाल के शरीर को स्वस्थ करता है। जी, तो बारिश के मौसम में आप पूरा लुत्फ उठाएं बारिश का और स्वस्थ सुंदर दिखते हुए लुत्फ उठाएं, यही कोशिश हमारी है। इसी के सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से सवाल और जवाब कर रहे हैं, पर यकीन मानिए ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, इसलिए कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून के सीजन में कैसे अपनी त्वचा का ख्याल रखा जाए। देखिए, डॉक्टर साहब से अभी तक हमने जाना किस तरीके से मॉनसून से संबंधित जो त्वचा संबंधी परेशानियां होती हैं उनसे पार पाया जा सकता है। नुस्खे बेहद आसान थे, घरेलू नुस्खे जैसे कि हर बार हम उनसे प्राप्त करते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि देखिए, प्रोटेक्टिव तो हम रहे, अपनी त्वचा का किस तरीके से ख्याल रखना है, कैसे बचाना है हमें फंगल इन्फेक्शन से, तमाम तरीके की परेशानियों से। लेकिन अगर बात की जाए त्वचा को किस तरीके से निखरा हुआ दिखा सकते हैं, दमकती हुई त्वचा कैसे नजर आ सकती है बारिश के सीजन में भी, तो क्या घरेलू नुस्खे बताएंगे? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में शरीर के अंदर वात बढ़ती है, वायु बढ़ती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से वात का प्रकोप हो जाता है। दूसरा, वातावरण में नमी होती है। इन दोनों का बहुत बुरा असर होता है हमारे सौंदर्य पर, हमारी त्वचा पर। जी। अगर हम चेहरे की त्वचा की बात करें, गालों के त्वचा को सौंदर्यवान बनाने की बात करें, और मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बीच में टोक रही हूँ, सिर्फ हम यहाँ महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की भी बात कर रहे हैं, जो उनकी हार्ड स्किन होती है उसको भी ध्यान में रख करके आप बताएं। जी नंदिनी जी, मेरा बताने का उद्देश्य 5 वर्ष की आयु से लेके युवा स्त्री और पुरुषों के साथ साथ वृद्धों के लिए भी ये उपाय अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार आजमा के तो देखें। आप गुलाब के फूल ले लें और उसकी पंखुड़ियों को तोड़ लें। इन पंखुड़ियों को मिक्सी में डाल के बगैर कोई पानी या कोई चीज़ डाले इनको पीस के चटनी बना लीजिए। बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पीसने में। बिल्कुल बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा, जब इसको एक कटोरी में रख लें, और अब इसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और थोड़ा सा मलाई, अगर मलाई उपलब्ध नहीं है तो 2 चम्मच दही, अच्छी तरह फेंट के इसको 10-15 मिनट रख दें। अब इसको गालों पर मोटा मोटा लगा लें, चेहरे पे लगा लें, आँखों के नीचे लगा लें, आँख की पलकों में लगा लें। कोई नुकसान नहीं है, कोई आँखों को हानि नहीं पहुँचाता। पूरे चेहरे पे लगा लें और सामान्य दूध 1 कटोरी में
रखें और एक रुई का टुकड़ा ले लें, उससे थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहें। इसको 15-20 मिनट मालिश करते रहें, जहाँ जहाँ सूखता जाए मालिश करते रहें। ये उपाय 10-15 मिनट करने के बाद सामान्य पानी से धो लीजिए और चेहरे पर देसी घी या नारियल का तेल लगा लीजिए। कोई क्रीम चाहे वो आयुर्वेदिक के नाम पर क्यों न बिकती हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप उस क्रीम को लगाएं। आप देसी घी लगा लें, दूध लगा लें, आप कड़वा तेल लगा लें जी। इसके बाद आप त्वचा को देखिए कितनी जगमगाती है। आपकी त्वचा का, चेहरे का सौंदर्य दूसरे देखने वाले देख के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक बार करके तो देखिए जी, तो लोग हैरत में पड़ जाएं। ऐसी त्वचा और ऐसा निखार आपको मिलेगा बारिश के मौसम में भी, जहां त्वचा को सामान्य रखना मुश्किल हो जाता है, पिंपल्स की तमाम परेशानियां होती हैं। तो अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, डिटॉक्स करने का बारिश के मौसम में, मानसून में खास तौर पे क्या घरेलू नुस्खा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नंदिनी जी, डिटॉक्स करने के लिए अगर आप 1 चम्मच कच्चा जीरा, आधा चम्मच सौंफ और कुछ दाने मेथी, इन तीनों चीज़ों को सुबह खाली पेट खूब चबा चबा के खाइए। ऊपर से घूंट घूंट करके लगभग 2 मिनट में 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए। ये विकृत वायु को शरीर से समन करने में मदद करता है और सबसे बड़ी बात, वायु को विकृत नहीं होने देता है और वात, पित्त, कफ की समानता रख के आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये उपाय आप अगर रात्रि में सोते समय भी करेंगे कि रात्रि में सोते समय ये तीनों चीज़ों का मिश्रण अच्छी तरह चबा के 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सो जाइए। सुबह पेट भी साफ होगा। जिनको गैस बहुत बनती है, प्रातःकाल जब शौच के लिए जाते हैं तो गैस बहुत परेशान करती है, पेट को साफ नहीं होने देती है, उस स्थिति में भी बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। जी, अगर बात की जाए हम अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा सुधार कर लें जिसके चलते ये जो चुनौतियां हैं, ये पिंपल्स होना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, इस पे कुछ कंट्रोल किया जा सके। साफ तौर पर मैं आपसे खान पान संबंधी उपाय चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है? नंदिनी जी, जब हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाएं तो इस समय बरसात के मौसम में आम का बहुत सीजन होता है। घर घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक आम खूब खाते हैं। जब भी दाल खाएं तो दाल वाला खाना खाने के तुरंत बाद आम ना खाएं। कम से कम 25 से 30 मिनट इंतजार करके आम खाएं। आम बहुत से लोग काट के खाना पसंद करते हैं। अगर आप आम को अच्छी तरह मुलायम करके उसके जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उसको हटा के उसका चेप, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, उसका बीज अगर निकाल दें, उसके बाद आम का सेवन करें तो ये डायबिटीज के मरीज को भी नुकसान नहीं करता। अगर ये अल्प मात्रा में लिया जाए कि 1 आम खा लिया, बहुत इच्छा हुई शाम को भी 1 खा लिया, ऐसा ना हो कि डायबिटीज के मरीज हैं, आपने 1 किलो आम सुबह खाए और 1.5 किलो शाम को खा ली। अति निश्चित रूप से खराब होती है। लेकिन अगर आम को ढीला करके उसका चेप निकाल के आप आम खाते हैं तो त्वचा पर दाग, धब्बे, फंगस ये सब नहीं होगी, इससे बचाव होगा। बहुत से लोग नंदिनी जी कहते हैं कि आम की गर्मी निकल रही है।
आम गर्म होता है, आम की गर्मी से फुंसियाँ निकल रही हैं, खुजली हो रही है, वो वस्तुतः आम की गर्मी नहीं होती है। आम का जो चेप होता है ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आम काट के ही खाना हो तो उसे फ्रिज में ठंडा करके खाइए या पानी में डाल के अच्छी तरह ठंडा हो जाने दें, तब खाएं, तो ये चेप का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब इस मौसम का जो फल होता है आम, उसे किस तरीके से खाना है ये भी हमने जाना, और खान पान संबंधित क्या कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है ये हम आपसे जान रहे हैं। अगर बात की जाए कुछ ऐसी योग एक्सरसाइजेस, कुछ आसन ऐसे जो हमारी मदद कर सके हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में, क्योंकि इम्यूनिटी भी यहाँ पर होना, इसका भी महत्वपूर्ण रोल आपने बताया, तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, अगर बरसात के मौसम में आप कुंजल की क्रिया, कुंजल की यौगिक क्रिया षटकर्म की क्रियाओं के अंतर्गत आती है, और षटकर्म की क्रियाएं हमारी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के लिए बहुत बहुत लाभकारी होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं। ये शरीर को आंतरिक रूप से स्वच्छ करके निरोगी बनाने में मददगार होती हैं। तो कुंजल की क्रिया बरसात के मौसम में बहुत लाभकारी है। इस क्रिया को करना बहुत सरल है। आप प्रातःकाल सोकर उठें, फ्रेश हों, और फिर कागासन में जमीन पर बैठकर, जो जमीन पर ना बैठ पाए वो कुर्सी पर बैठ के लगभग 7-8 गिलास गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा सहन योग्य गर्म पानी गटागट पी जाएं, और फिर खड़े होके थोड़ा सा आगे झुक के ये 3 उंगलियां मुंह में डाल के पूरा पानी निकाल दें। पहले पहले पूरा पानी नहीं निकलता है। अगर आपने 2 जग पानी पिया है तो लगभग 1 जग निकलेगा, तो घबराएं नहीं, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। एक आध बार सोच की हाजत और होगी, पानी अतिरिक्त निकल जाएगा, लेकिन ये अतिरिक्त पानी समस्त गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है और आपके शरीर को आंतरिक रूप से स्वच्छ बनाता है। इसलिए बरसात के मौसम में षटकर्म की यौगिक प्रक्रिया कुंजल का अभ्यास बहुत हितकारी होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अश्वचालन आसन, पदचालन की यौगिक सूक्ष्म क्रिया, भुजंगासन, नौकासन और कोणासन जैसे आसन बहुत लाभप्रद हैं। वृक्षासन का अभ्यास बच्चों को कराया जा सकता है। ऊर्ध्वस्तोत्थान का आसन का अभ्यास युवा वर्ग जरूर करे। पक्षी आसन का अभ्यास महिलाएं करेंगी तो बात विकृत नहीं होने पाएगी, और उनके मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर की भी आरोग्यता मिलेगी, आरोग्यता की रक्षा होगी। जी देखिए, बात क्योंकि त्वचा के ख्याल की हो रही है, और त्वचा का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो कपड़ों से होता है, यानी कि क्या फैब्रिक आप पहन रहे हैं। तो बारिश को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के कपड़े की आप सलाह देंगे इस्तेमाल में लाने की? नंदिनी जी, आज फैशन का युग है जी। इस युग में वस्त्र की सलाह मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उसमें अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर लेंगे, हमारी सलाह में। जी जी जी। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से 2 सलाह दूंगा कि बरसात के मौसम में ढीले वस्त्र पहने ताकि हमारी त्वचा सांस ले सके, और वस्त्र सूती हो, वस्त्र कॉटन का हो, ताकि त्वचा के लिए वो आरामदायक हो, त्वचा के लिए हितकारी हो। सिंथेटिक कपड़े, बहुत से कपड़े तो ऐसे होते हैं नंदिनी जी, आप लाइट बंद कर दीजिए घर में और उस पर हाथ ऐसे मारिए तो आग जैसी छूटती है। जी हाँ। ऐसे भी सिंथेटिक कपड़े आते हैं। ऐसे कपड़े
फैशन के हो सकते हैं, लेकिन इस फैशन के, इस दिखावे के चक्कर में कहीं आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचा लें, ये जरूर ध्यान में रखें, जरूर सतर्क रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे। थोड़ी सी आदतों में बदलाव करने की जरूरत होती है और इससे आप स्वस्थ रहेंगे तो वही होगी असली सुंदरता। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और मानसून के इस मौसम में हर एक पल का पूरा लुत्फ उठाएं। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।